फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा कर्व का रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है, तो कर्व के हम सेकंड पार्ट में जो भी टॉपिक बचे हुए हैं कर्व के, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो रिवीजन क्लास के सर्विंग सेकंड की प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कंटूरिंग और थियोडाइड का चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया जा चुका है। टाइपोमेट्री भी आपका कंप्लीट हो चुका है और आज कि इस वीडियो के बाद आपका कर्व भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं वहां से जाके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, तो हम जो हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व था उसको हम पढ़ लिए हैं। मेन आपको 3 ही टाइप के कर्व इसमें पढ़ने हैं डिटेल में। तो एक सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरा हमारा है ट्रांजिशन कर्व और तीसरा हमारा वर्टिकल कर्व। तो सिंपल सर्कुलर कर्व में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना था, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 2 कर्व आपके बचे हुए हैं, जो आपका ट्रांजिशन कर्व है एंड जो वर्टिकल कर्व है। तो ट्रांजिशन कर्व भी आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांजिशन कर्व से ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और वर्टिकल कर्व में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1-2 टॉपिक केवल पढ़ना है। तो जो भी आपके सिलेबस में है, जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। तो ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरल वक्र परिभाषाएं एवं शब्दावली। जो सरल वक्र होता है, जो भी हम सिंपल सर्कुलर कर्व बनाते हैं, तो उसमें कौन से पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो ये आपके एग्जाम में दे सकता है कि आप सरल वक्र के फिगर बना के उसको फिगर की मदद से और सभी पॉइंट को आप दर्शाइए कि किस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका कर्व यहाँ पर बनाया गया है, आपको पता है एक ए बी लाइन होती है, एक बी सी लाइन होती है, ठीक है। और ए बी और बी सी लाइन जहाँ पर मिलती है तो ये हमारा क्या होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और ये हमारा जो एंगल है इंटरसेक्शन एंगल कहलाएगा, प्रतिच्छेदन कोण। ये प्रतिच्छेदन बिंदु है बी आपका। और ये जो आपकी ये लाइन है, ठीक है, ये जीवा कहलाएगी, ये आपका, ठीक है, ये जीवा है, ये चाप है। और कौन सी दूरी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि बी से डी की दूरी को हम क्या बोलेंगे, डी से ई की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ये आपका रेडियस होता है। ये सभी आपका रेडियस है इधर भी, और यहाँ तक आपका रेडियस होगा। तो ये आपका सभी पॉइंट को हम देखेंगे। T1 आपका स्पर्श बिंदु है, T2 भी आपका स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं T1 और T2 आपका स्पर्श बिंदु यानी कि टैंजेंट पॉइंट होते हैं। ए बी आपकी पश्च या प्रथम स्पर्श रेखा होती है। ये जो ए बी है आपकी प्रथम, या इसको हम पश्च भी बोल सकते हैं, पश्च स्पर्श रेखा होती है। जो बी सी आपकी है अग्र स्पर्श रेखा है, फिर द्वितीय, क्योंकि इसके आगे और भी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अग्र इसको हम बोलेंगे, अंतिम नहीं बोलेंगे, द्वितीय इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ये आपकी प्रथम होगी और इसके पीछे है तो इसको हम पश्च भी बोलते हैं। बी डी आपका क्या है, शिखर या बाह्य दूरी। जो बी से डी की जो दूरी है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये बी डी आपका शिखर या बाह्य दूरी है। डी आपका क्या है, मध्य कोटि या वक्र सरज्या। जो मध्य कोटि होती है, मध्य कोटि का हमको मान निकालना होता है, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे। तो ये हमारा डी, ये पॉइंट है हमारा डी से ई तक की दूरी। T1 T2 आपका दीर्घजीवा है। ये T1 और T2 आपका दीर्घजीवा है। T1 D T2 वक्र की लंबाई है। ये T1 D T2 आपका क्या है, वक्र की लंबाई है। ये बी आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और ए आपका प्रतिच्छेदन कोण है। अगर प्रतिच्छेदन कोण कहीं पर पूछा जाए तो ये आपका, ये जो दोनों लाइनें जहाँ पर मिल रही हैं उनसे जो एंगल बन रहा है वो हमारा प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा। तो ये सभी थे आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिशन कर्व। संक्रमण वक्र क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही वक्र पूछा जाता है आपसे। तो संक्रमण वक्र किसे कहते हैं, पूरी अच्छे से हम समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर इन तक बने रहिए। सड़कों, महामार्गों व रेलवे लाइन में लगाया जाने वाला परिवर्तित त्रिज्या का वक्र जो स्पर्श रेखा व वृत्तीय वक्र के दोनों छोरों पर दिया जाता है, संक्रमण वक्र कहलाता है। यह वक्र सीधी दिशा और वक्रता के बीच लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त संक्रमण वक्र को संयुक्त व व्युत्क्रम वक्रों में, यानी कि जो रिवर्स कर्व आपका होता है इस टाइप का, उसके मध्य भी लगाया जाता है। जब मुख्य सरल वक्र के दोनों छोरों पर संक्रमण वक्र दिए जाते हैं तब इस प्रकार का वक्र हमारा मिश्र वक्र कहलाता है। तो ये पूरा जो भी आप डिफिनीशन पढ़े ट्रांजिशन कर्व का, उसका मतलब क्या है कि जो हमारा सर्कुलर कर्व होता है, जैसे 2 लाइनें होती हैं और इनके बीच में जो कर्व दिया जाता है, ठीक है, दिशा को मोड़ने के लिए, इस दिशा से इस दिशा में जाने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व देते हैं। तो ये जो हमारा कर्व है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया। ये आपकी एक लाइन होती है, सीधी लाइन आपकी होती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्ट जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है इसके अंदर, इसके बीच में हम कर्व बना देते हैं, फिर हमारा ये स्ट्रेट लाइन पर आ जाती है। लेकिन जो ट्रांजिशन कर्व होता है, क्या इसी कर्व को और आसान करने के
लिए, जो भी गाड़ियाँ वगैरह मुड़ती हैं बहुत ही आसानी से मुड़ जाए, कोई दुर्घटनाएं ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये जो सिंपल सर्कुलर कर्व है, इन्हीं के बीच में जो हम कर्व लगाते हैं वो हमारा ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। बहुत ही अच्छे से क्लियर इसको कर लीजिएगा। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये सिंपल सर्कुलर कर्व जो हम देते हैं, तो इसी के बीच में हम ट्रांजिशन कर्व एक तो यहाँ पर भी लगाएंगे, और फिर ये जो स्टार्ट इधर से एंड हो रहा है इनका, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन और सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में जो हम कर्व लगाते हैं वही हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है। इसका मतलब क्या होता है ट्रांजिशन कर्व का, कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से जब भी हम कर्व देते हैं, अगर सिंपल सर्कुलर कर्व दे रहे हैं तो डायरेक्ट हमको कर्व देना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं उसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो आपका जो भी गाड़ियां हैं चाहे जो भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे ये क्या होता है, कर्व को ये मोड़ता है सीधी लाइन से इस सिंपल सर्कुलर कर्व पर, जिससे आपका कोई दुर्घटनाएं वगैरह ना हो। जैसे ये कर्व समाप्त होता है, तो जैसे मान लीजिए अगर सिंपल सर्कुलर कर्व होगा तो डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व दिए रहेंगे तो धीरे धीरे ये ट्रांजिशन कर्व भी आपका ये कम होता चला जाता है और सीधी लाइन से जाके मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो भी आसानी से हम दिशा का परिवर्तन कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं गाड़ियों वगैरह को। तो इसलिए जो ये जो कर्व दिया जाता है सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में, वही हमारा ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। और इस प्रकार से जो कर्व बनता है, अब जो कर्व बन गया, ये पहले हमारा स्ट्रेट लाइन था और उसके बीच में सिंपल सर्कुलर कर्व दिए थे, तो हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व ही कहलाता था। लेकिन जब हम सिंपल सर्कुलर कर्व के और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो ट्रांजिशन कर्व लगा देते हैं, तो ये जो अब जो ये कर्व बनेगा, ये हमारा केवल ट्रांजिशन कर्व नहीं कहलाएगा, ये जो पॉइंट पे हम लगाए कर्व ये हमारा ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा। लेकिन ये जो टोटल हमारा जो कर्व बनेगा, इससे ये हमारा मिश्र वक्र यानी कि जो कंपोजिट कर्व होता है, कंबाइंड कर्व होता है, वो कहलाता है, क्योंकि इसमें सिंपल सर्कुलर कर्व भी है, ट्रांजिशन कर्व भी है। तो इसलिए हम इसको कंबाइंड यानी कि जो कंपोजिट आपका मिश्र वक्र, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं। इनकी क्यों आवश्यकताएं पड़ती हैं संक्रमण वक्र की, और कंडीशन टू बी फुलफिल्ड वाइल प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व। जो आपके कंडीशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं ये फुलफिल करना होता है जब भी हम एक ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं तो, और इनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती है चलिए हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन कर्व आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो संक्रमण वक्र की निम्न आवश्यकताओं अर्थात गुणों का समावेश होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, संक्रमण वक्र सीधी रेखाओं से स्पर्शीय मिलना चाहिए। जो सीधी रेखाएं होती है उनसे स्पर्शीय मिलना चाहिए। संक्रमण वक्र के प्रारंभिक छोर पर इसकी त्रिज्या 0, जबकि वृत्तीय वक्र के मिलन बिंदु पर इसकी त्रिज्या वृत्तीय वक्र की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। जो संक्रमण वक्र जब हम देते हैं, स्ट्रेट लाइन के बाद हम संक्रमण वक्र देते हैं, फिर हम अपना सिंपल सर्कुलर कर्व देते हैं, फिर हम संक्रमण वक्र देंगे, फिर हम स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। तो ये जो कह रहा है कि संक्रमण वक्र के प्रारंभिक छोर पर, ये प्रारंभिक छोर पर जैसे हम स्ट्रेट लाइन से संक्रमण वक्र देना स्टार्ट करते हैं तो इसका जो त्रिज्या है 0 होना चाहिए, और जैसे ये सर्कुलर कर्व से मिलता है तब इसकी जो त्रिज्या होती है ये वृत्तीय वक्र की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा संक्रमण वक्र लगाते समय उसके बाहरी उठान की बढ़ोतरी दर तथा संक्रमण वक्र की वक्रता की बढ़ोतरी दर में समानता होनी चाहिए, ताकि संक्रमण वक्र के अंतिम छोर पर दोनों अपने अपने अधिकतम मान पर हो। नेक्स्ट हमारा है ठीक इसके विपरीत, अर्थात सरल वक्र की समाप्ति बिंदु से आगे बाहरी उठान व वक्र की त्रिज्या क्रमिक रूप से घटते हुए संक्रमण वक्र के अंतिम छोर पर दोनों यानी कि बाहरी उठान और वक्रता 0 हो जाए। संक्रमण वक्र की लंबाई में बाहरी उठान का पूर्ण मान प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो आपका कर्व होता है उसको दिया जाता है, और ये सारे जो कंडीशन है इसको ये फुलफिल करना चाहिए यदि हम कहीं पर ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं तो। नेक्स्ट हमारा है जो ट्रांजिशन कर्व है किस प्रकार से बनता है उसको हम देख लेते हैं। इसको हम ट्रांजिशन कर्व अगर सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में लगा देते हैं तो इससे जो हमारा अब कर्व बना हुआ है इसी को हम मिश्र वक्र के नाम से जानते हैं। ये आपका मिश्र वक्र कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था कि जो ए बी लाइन होती है और बी सी लाइन होती है इनके बीच में जो हम कर्व लगाते हैं, ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये आपका क्या है सिंपल सर्कुलर कर्व है ये, ठीक है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। लेकिन जब इसी सिंपल सर्कुलर कर्व के साथ हम ट्रांजिशन कर्व लगाना होता है तो हम कैसे लगाते हैं, तब आपको नीचे ये जो कर्व दिख रहा है देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक ये जो T1 पॉइंट है और ई पॉइंट है, T1 से ई तक हम ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं, फिर ई से डी तक हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व होता है, फिर डी से हमारा T2 तक ट्रांजिशन कर्व होता है, और फिर ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिशन कर्व देते हैं और यही हमारा ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। T2 से D और इधर T1 से E तक हम ट्रांजिशन कर्व दिए हैं, और इसके बीच में E और D पॉइंट के बीच में हमारा सर्कुलर कर्व है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिशन कर्व को लगाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपके एग्जाम में जब भी आए तो फिगर के साथ उसको बना के और फिर उसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिश्र वक्र। जो मिश्र वक्र हम अभी पढ़ रहे थे, तो होता क्या है, मिश्र वक्र को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी वक्र की वह स्थिति जब मुख्य सरल वक्र के दोनों यानी कि प्रथम व अंतिम छोर पर संक्रमण वक्र लगाया जाए, तब संयुक्त रूप से बना यह कोण आपका मिश्र वक्र, बना ये वक्र होगा आपका, कोण नहीं होगा, बना यह वक्र जो आपका होगा मिश्र वक्र कहलाएगा। तो जब किसी वक्र की वह स्थिति जब मुख्य सरल वक्र के और वक्र के दोनों छोर पर यानी कि प्रारंभिक पर भी और अंतिम पर भी जब हम संक्रमण वक्र लगाते हैं, तो इसके संयुक्त रूप से जो अपकर्व बनता है उसी को हम मिश्र वक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है संक्रमण वक्र की लंबाई। संक्रमण वक्र की लंबाई निर्धारित करने की निम्न विधियां आपकी प्रचलित हैं। पहला आपका स्वैच्छिक लंबाई द्वारा, स्वैच्छिक ढाल विधि, समय दर विधि और त्रिज्या त्वरण के परिवर्तन की दर। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या होता है। इनके जो मेथड दिए गए, जो भी आपके ट्रांजिशन कर्व होती है उसकी लंबाई के, तो उनकी लंबाई निर्धारित करने की ये विधियां हैं। पहला हमारा स्वैच्छिक लंबाई द्वारा। संक्रमण वक्र की निशानबंदी करते समय वाहनों की गति तथा सड़क के महत्व को ध्यान में रखकर संक्रमण वक्र की लंबाई मान ली जाती है, जैसे 100 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर आदि। इस लंबाई के अंतर्गत पूर्ण वाहन उत्थान प्राप्त हो जाना चाहिए। जो भी आपका सुपर एलिवेशन होता है वो हमारा प्राप्त हो जाना चाहिए। बाह्य उत्थान जो आपका होता है, बाहरी जो उठान होता है। नेक्स्ट हमारा है स्वैच्छिक ढाल विधि। संक्रमण वक्र की स्थापना के समय इस विधि द्वारा संक्रमण वक्र की लंबाई निर्धारित करने के लिए बाहरी उठान का एक स्वैच्छिक ढाल जैसे 1 इन यन मान लिया जाता है, जहां यन का मान 300 से 1200 तक लिया जाता है। तो इसका कोई जो स्लोप है वो मान लेते हैं और इसके द्वारा हम इसकी लंबाई को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समय दर विधि। समय दर विधि क्या होता है, ये देखिए एल की जो वैल्यू हम निकालेंगे एन इंटू एस से निकालेंगे, एन आपका स्लोप होगा, एच आपकी हाइट होगी। समय दर विधि, इस विधि द्वारा संक्रमण वक्र की लंबाई निर्धारित करने के लिए बाह्योत्थान एच को स्वैच्छिक समय दर जैसे 1 सेकंड में आर इकाई लंबाई द्वारा लिया जाता है। तो एक समय में जो आर इकाई लंबाई होगी, एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एच इंटू वी अपॉन आर। वी आपकी क्या है, वाहन की गति है, एच आपका बाह्योत्थान है और आर आपका जो भी समय दर है वो दिया गया है। तो एच का मान बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है, या जी भी स्क्वायर आप बोल सकते हैं, वी भी। बी का मतलब क्या है कि विथ ऑफ रोड, और जी आपका क्या होता है, गेज होता है। यानी कि रेलवे में अगर हम निकाल रहे हैं रेलवे के लिए जो बाह्योत्थान का मान, तो हमारा जी भी लगाएंगे, जी के साथ यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर रोड के लिए बी होगा, क्योंकि रोड की चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं और जो रेलवे के बीच की जो आपस में दूरी होती है वो गेज दूरी कहलाती है, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो एच की वैल्यू क्या होती है, जी वी स्क्वायर अपन जी आर के, या फिर बी वी स्क्वायर अपन जी आर के। तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इस फार्मूले से समय दर की विधि के द्वारा इनकी लंबाई हम निर्धारित कर सकते हैं संक्रमण वक्र की। नेक्स्ट हमारा है त्रिज्या त्वरण के परिवर्तन की दर। त्रिज्या त्वरण के परिवर्तन की दर आपकी क्या होती है, संक्रमण वक्र की लंबाई यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है तथा सामान्यतः इस विधि का ही उपयोग करके संक्रमण वक्र की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो यही विधि हम जनरली प्रयोग करके संक्रमण वक्र की जो लंबाई होती है उसको हम ज्ञात करते हैं। यदि त्रिज्या त्वरण की परिवर्तन की दर 30 मीटर पर सेकेंड रखी जाए तो वाहन में बैठे यात्रियों को यह महसूस ही नहीं होता है कि वाहन सीधी सड़क से वक्र पर आ गया है। तो इस प्रकार जो त्रिज्या दर जो होती है 30 मीटर पर सेकेंड होता है, अगर इतना हम रखते हैं तो जो वाहन में बैठे व्यक्ति होते हैं उनको नहीं पता चलता है कि कब हम सीधी लाइन से और कर्व पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आसानी से वो जो भी गाड़ी वगैरह होती है वहाँ पर कर्व पे मोड़ ली जाती है। तो यहाँ से इनकी लंबाई निर्धारित करने के लिए एल इक्वल टू वी क्यू अपॉन 14 आर। तो इस प्रकार से ये त्रिज्या त्वरण के परिवर्तन की दर से हम इनकी लंबाई भी निर्धारित कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड थे कि ट्रांजिशन कर्व की लंबाई हम कैसे निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाह्योत्थान, सुपर एलिवेशन या कैंट इसको हम बोलते हैं। बाह्योत्थान को सुपर एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं और कैंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका होता क्या है, ये आप अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें क्या होता है कि एक आपका जो त्रिभुज की तरह बनाया गया है, ये एंगल आपका थीटा है। ये कोई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई जैसे मान लीजिए कोई पार्ट वगैरह यहाँ पर रखा गया है और इसका ये जो लाइन जा रही है और ये इसके जस्ट लंबवत है। यहाँ से एक लाइन आपकी आ रही है, इधर से भी एक लाइन। तो ये आपका डब्लू है, डब्लू कॉस थीटा, और ये आपका आर है, ये पी है, और ये डब्लू आपका साइन थीटा। ये आपका डब्लू कॉस थीटा, ये आपका डब्लू साइन थीटा, और ये आपका डब्लू, जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं रिजल्टेंट वगैरह निकालते हैं तो उस प्रकार से है ये।
ये जो दूरी आपकी है बी और जी होगी, यानी कि रोड के लिए आपका बी हो जाएगा और रेलवे के लिए आपका जी हो जाएगा। ये आपकी हाइट है पायोत्थान की, कितना ऊपर हमको उठाना होता है। यानी कि जब भी गाड़ियाँ आपकी कर्व पर आप देख रहे होंगे, जब भी गाड़ियाँ मुड़ती हैं तो एक जो सिरा होता है उनका अंदर की तरफ होता है और एक इनका बाहरी सिरा होता है जो उठा हुआ होता है, ठीक है। तो गाड़ियाँ आपकी इधर ही ऐसे ही मुड़ती हैं, इस जो अंदर वाला सिरा होता है इसी से होकर, तो इस प्रकार से एक सिरा उठा रहता है, तो इससे इनका बैलेंस बना रहता है। तो उसी चीज़ को हमको इसमें पढ़ना है डिटेल वायोत्थान में। देखिए, सड़क संरेखण में जब कोई वाहन सड़क पर चलते चलते सड़क के वक्र भाग पर आता है, अर्थात जब कोई वाहन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उस पर वृत्त की त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। संक्रमण वक्र के संरेखण में सड़क या रेल पथ में बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के सापेक्ष कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, जिसे हम बाहरी उठान या कैंट कहते हैं, उसी को हम वायोत्थान बोलते हैं। जो आपका अंदर का सिरा होता है, आप ध्यान दिए होंगे जब कर्व पर हम मुड़ते हैं तो अंदर का सिरा आपका ऐसे होता है और बाहरी सिरा कुछ उठा हुआ होता है, तो इसी उठान को हम क्या बोलते हैं, वायोत्थान या फिर कैंट, इसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। देखिए, इसको हम कितना उठान देते हैं तो उसी के लिए हम ये निकालते हैं, बाहरी उठान आपका कितना होगा, यह चीज़ टू यही आपका 72, जो स्मॉल एच है उसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो बी भी स्क्वायर अपन जी आर, जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, आर आपका रेडियस है, वी आपका वाहन की गति है और बी आपका रोड की चौड़ाई है। तो सड़क के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला सेम ही है, लेकिन सड़क में हम जो चौड़ाई होती है वी से डिनोट करते हैं और जो रेल मार्ग होती है उसमें हम गेज दूरी के नाम से जानते हैं, तो उसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो जब रेल मार्ग के लिए निकालेंगे तो बी की जगह पे हम जी लिख देंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। ये आपका वायोत्थान है, यानी कि सुपर एलिवेशन। बी आपकी विड्थ ऑफ रोड और जी आपका गेज। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कौन सा पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट फॉर ए ट्रांजिशन कर्व। एक ऑफसेट का कैलकुलेशन करना है ट्रांजिशन कर्व के लिए। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा। चित्र में सरल रेखा AB और BC के बीच यदि सरल वक्र प्रदान किया जाएगा तो वह T1 T2 होगा। जब AB और BC लाइन है, अगर इसमें सरल वक्र प्रदान किया जाएगा तो ये T1 आपका दिखाया गया, ये T2 आपका दिखाया गया, यानी कि ये जो ऊपर वाला कर्व है ये कर्व होगा, ये सिंपल सर्कुलर कर्व जो होता है। परंतु दिशा परिवर्तन स्मूथ हो, इसलिए सरल रेखा व सरल वक्र के बीच में संक्रमण वक्र देना होगा। चित्र में TED एक संक्रमण वक्र है जिसे सरल रेखा AT व सरल वक्र DD1 के बीच लगाया गया है। जो आपका चित्र में दिखा रहा है TED, ये आपका यानी कि यहाँ से ये D पॉइंट तक संक्रमण वक्र होता है। D से D1 के बीच में हम सर्कुलर कर्व देते हैं और D1, E1 और T डैश जो हमारा, ये भी हमारा संक्रमण वक्र है। स्टार्टिंग में भी देते हैं और अंतिम छोर पर भी देते हैं। तो ये आपका संक्रमण वक्र हो गया, ये आपका सर्कुलर कर्व हो गया, D से D1 तक के बीच लगाया गया। इसकी त्रिज्या अपरिमित T से सरल वक्र की त्रिज्या R तक, यानी कि D पर जो आपका होता है बदलती है। D1 एक सरल वक्र है, D से D1 के बीच में जो एक सरल वक्र है। इसी प्रकार सरल वक्र D1 व सरल रेखा T डैश के बीच, सरल वक्र जो आपका D1 है और सरल रेखा T डैश, ये जो T डैश है के बीच D1, E1 और T डैश, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट से इस T डैश तक हम जो दूसरा संक्रमण वक्र लगाते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन है ऑफसेट फॉर ए ट्रांजिशन कर्व के लिए। तो ये टॉपिक जब आपके एग्जाम में पूछता है तो इस प्रकार से हम उसको डिफाइन कर देंगे कि जो भी हम सरल वक्र देते हैं उसको और स्मूथ करने के लिए कर्व को हम वहाँ पर ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं और किस प्रकार से लगाते हैं फिगर के द्वारा हम उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेटिंग आउट बाई टेंजेंट ऑफसेट। जो हमारा टेंजेंट ऑफसेट के द्वारा हम कैसे सेटिंग आउट करेंगे ट्रांजिशन कर्व का, कैसे हम उसको ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं। तो इस विधि से निशानबंदी निम्न चरणों में की जाती है। पहला आपका घन सर्पल के लिए, तो घन सर्पल के लिए हम क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु T की स्थिति हम उसकी जरीब दूरी ज्ञात करेंगे। y खसके की संगणना निम्न समीकरण से करें। जो खसके की संगणना करनी है y, इस फार्मूले से y = L/6R/L से। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक खूंटी की स्थिति ज्ञात करने के लिए जीवा लंबाइयों के बराबर चाप इस प्रकार घुमाए कि टेंजेंट खसका y के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से ये तीन जो आपके स्टेप है घन सर्पल के लिए है, इसके द्वारा हम करते हैं सेटिंग आउट। दूसरा हमारा घन परवलय के लिए, तो T की स्थिति निर्धारित करें। यक्ष के उचित मान के लिए y खसके की संगणना निम्न समीकरण से ज्ञात करें। y = x³/6RL। स्पर्श रेखा T पर यक्ष मापों पर y लंब नापकर वक्र के बिंदु की स्थिति ज्ञात कर ले। इस प्रकार अन्य बिंदु की वक्र पर स्थिति ज्ञात कर ले। तो ये आपका हो गया घन परवलय के लिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हम घन सर्पल और घन परवलय के लिए कर रहे थे, तो कैसे हम इसको करते हैं। स्पर्श बिंदु टी की स्थिति, ये आपका एक फिगर है और इसमें ये जो आपका जो वक्र लगाते हैं, संक्रमण वक्र देते हैं, ये जो हमारा व्युत्थान होता है इसमें ये पॉइंट टी है, ये दूरी आपकी कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है, ये आपका आर पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से जो ये उठान है इनका यही हमारा वाई है, और यहाँ तक की जो दूरी है हॉरिजॉन्टल ये हमारा स्मॉल एक्स है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, वाई इक्वल टू एल क्यू, जो आपका स्मॉल एल है इसका क्यू 6 आर एल, 6 आर आपका रेडियस होगा और एल आपका ये दूरी है कैपिटल एल, वाई आपका क्या है, यही जो उठान है यही हमको ज्ञात करना होता है। इसमें जो आपका ये दूसरा है घन परवलय के लिए, इसमें हम क्या करते हैं टी की स्थिति पहले निर्धारित कर लेते हैं, ये आपका टी पॉइंट है। x के उचित मान के लिए y खसके की संगणना निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। तो x के उचित मान के लिए हम y खसके की संगणना करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 6 आर एल से, इसमें हम एल क्यू अपॉन 6 आर एल से कर रहे हैं, इसमें हम एक्स क्यू, ये जो आपकी x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ तक की, तो यही हमारा एक्स क्यू अपॉन 6 आर एल से इसकी गणना कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल कर्व, ट्रांजिशन कर्व हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और वर्टिकल कर्व जो लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है कर्व का, उसको हम देख लेते हैं। तो वर्टिकल कर्व क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वक्र रेल या सड़क मार्ग में दो विभिन्न ढाल की रेखाओं को सुगमता से जोड़ने के लिए ऊर्ध्वाधर वक्र की आवश्यकता होती है। जो रेल या सड़क मार्ग होता है उसमें दो विभिन्न ढाल की रेखाओं को सुगमता से जोड़ने के लिए ऊर्ध्वाधर वक्र की आवश्यकता होती है, और ये आपके दो प्रकार के होते हैं, वृत्त की चाप के रूप में, परवलय की चाप के रूप में। परवलय चाप रूपी वक्र समानता प्रयोग किया था क्योंकि यह शीर्ष पर चपटा होता है, अतः वाहन को अधिक दर्श दूरी प्रदान करता है, ढाल परिवर्तन समान होता है और इसकी संगणनाएं आसानी से की जा सकती है। तो जो इसमें ढाल वगैरह दिए जाते हैं वर्टिकल कर्व में, वो किस प्रकार से दिए जाते हैं, आपका ढाल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जो ढाल होता है रेल या सड़क इत्यादि मार्गों में ढाल निम्न दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो आपका होता है प्रतिशत में, जैसे 1% या 1.5%, इस प्रकार से हम ढाल दे देते हैं। दूसरा हमारा होता है H/V या फिर 1 H/V in H, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपका ढाल दिया रहता है 1:2 या फिर 1:2, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो आपका 1:2 में होता है, ठीक है, अगर 1:2 में दिया है तो जो कोई भी ढाल दी गई है तो उसका जो पहला पॉइंट होता है, ठीक है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा वाला वर्टिकल होता है। अगर इन में ढाल दिया गया है 1:2 या 1:100 इस प्रकार से, तो उसमें पहला जो पॉइंट होता है वो वर्टिकल होता है, या दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये हम याद रखेंगे, 1:2 में हमारा पहला वाला हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है, और इन में हमारा पहला वाला वर्टिकल होता है, दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर 1:100 है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, 100 क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर, यानी कि एक जो है वर्टिकल है और ये 100 आपका हॉरिजॉन्टल है। लेकिन 1:2 में अगर रहता 1:100 1:100 तो एक आपका हॉरिजॉन्टल होता। इसका मतलब क्या है कि अगर 1:2 में है 1:2, तो इसका मतलब क्या है कि एक आपका हॉरिजॉन्टल, दो आपका वर्टिकल। तो एक हॉरिजॉन्टल 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो 2 सेंटीमीटर वर्टिकल करेंगे, और इससे जो ढाल हमको मिलेगा यही हमारा ये ढाल 1:2 वाला होगा। अगर आपका है 1:2 होता है, यही 1:2, तो एक आपका वर्टिकल होता है, यानी कि एक वर्टिकल में हम चलते, दो हम हॉरिजॉन्टल में चलते, और अब ये जो ढाल हमको मिलती ये हमारी होती इन वाली ढाल, ये आपकी चढ़ती ढाल होती है 1:2 वाली, और इन वाली आपकी उतरती ढाल होती है। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया। ऊर्ध्वाधर वक्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक शिखर या उत्तल वक्र, जो पहाड़ी के लिए, पहाड़ी में हम ये वक्र देते हैं शिखर या उत्तल वक्र। घाटी या अवतल वक्र जो होता है इसको हम घाटी में ये कर्व देते हैं। तो इस प्रकार से होता है शिखर या उत्तल वक्र, ये दो लाइनें हैं, इसके बीच में जो कर्व हम दे रहे थे ये आपका उत्तल कर्व है, इसको हम पहाड़ी में देते हैं, पहाड़ी वाले जगहों पर। और जो ये घाटी वक्र है इसमें क्या है, ये वाला जो कर्व हमारा है ये हमारा घाटी वक्र है, घाटी के लिए ये वक्र हम देते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट जो पॉइंट है, ऊर्ध्वाधर वक्र की निशानबंदी, यानी कि सेटिंग आउट ए वर्टिकल कर्व। तो इस सेटिंग आउट कैसे करते हैं इनका, ऊर्ध्वाधर वक्र की निशानबंदी करने के लिए वक्र पर दूरियां क्षैतिज दिशा में, जबकि विस्पर्श रेखा से खस के ऊर्ध्वाधर दिशा में मापे जाते हैं। जो वक्र पर दूरियां होती है वो क्षैतिज दिशा में मापते हैं, और स्पर्श रेखा से खस के जो होते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में मापे जाते हैं। दूसरा हमारा है वक्र की लंबाई यल इक्वल टू क्या होता है, ढाल में कुल परिवर्तन अपन ढाल में परिवर्तन, यानी कि जो कुल परिवर्तन होता है आपका G1 - G2 जो आपका ढाल होगा। एक तो ढाल ये आपका है G1, ये जो इधर से ढाल जो जा रहा है वो आपका प्लस में होगा क्योंकि ये चढ़ती ढाल है, और यहाँ से जो ढाल आ रहा है ये आपका उतरती ढाल है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा माइनस में होगा। जी आपका ये ढाल दिखा रहा है लेकिन ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब क्या है, ये चढ़ती ढाल है और ये आपकी उतरती ढाल है।
तो G1 माइनस G2 जो आपका ढाल में कुल परिवर्तन होगा और अपन ढाल में परिवर्तन की दर, ये आपका यल, यहाँ से वक्र की हम लंबाई निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर वक्र की स्पर्श रेखा और वक्र के बिंदु के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को स्पर्श या संशोधन कहते हैं। तो ये हमारा निकलेगा H इक्वल टू KN² से। n इक्वल टू क्या है, वक्र के प्रारंभ बिंदु A से स्टेशन बिंदु की कुल संख्या, और K इक्वल टू फार्मूला हमारा हो सकता है H माइनस 12/4 इंटू H, ये फार्मूला है हमारा। तो इसके द्वारा हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर वक्र की जो सेटिंग आउट करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। 3 पॉइंट हम उसमें लिखेंगे सेटिंग आउट में, और इस प्रकार से हम फिगर वहाँ पर बना सकते हैं। तो ये थे आपके कंप्लीट टॉपिक कर्व के। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही रिवीजन क्लास की सीरीज आपकी चलती रहेगी।